अब हो गया, भूल गया था यार। सो यहाँ पे आप लिखोगे 4 - 3। फिर बात आती है जे के लिए, तो जे में क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 4, 6 × -1 -6। अब ये 4 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, तो 4 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली के वाला, तो के वाले में हो गया 2 × -3 -6, ये -12, तो -6 -12 करेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हो, -6 -12। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका आई कैप, यहाँ पे अंदर 10 हुआ, माइनस आगे लगा हुआ है तो -10 जे कैप और -18 के कैप, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। अदनान गलत है आंसर, आपने ऑप्शन डी मार्क किया है, गलत है। ओके, सो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डालते रहूंगा। अब मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हमको साइन थीटा पूछा है। तो साइन थीटा अगर पूछा गया होगा तो आप क्या करोगे, आप दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे और दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करके फिर आप डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस, ठीक है। अगेन ये कहां से आया, तो उसी फॉर्मूला से आया है जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, ये कहता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है तो उस केस में साइन थीटा होगा दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस। तो इसी के बेसिस पे जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके बताओ। अगेन यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा ऊपर न्यूमरेटर के लिए, और वो आप करोगे डिस्क्रिमिनेंट से। हरी अप, इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक 3 मिनट का टाइम शुड बी मोर देन एनफ, 3 मिनट का टाइम मोर देन एनफ होगा। जिन लोगों ने फॉर्मूला मिस कर गए हैं वो देखिए, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। रोशन, इसको अगर एज अ फॉर्मूला सोचोगे तो फंसोगे। जिस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हो, सॉरी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो, वैसे कैलकुलेट करो। वैल्यूज लिखो और उसके बाद R1 के अलोंग उसे फाइंड आउट करो, ठीक है। मिली इसमें वेक्टर नहीं बताना, आपको साइन थीटा बताना है। ये रहा क्वेश्चन वाला स्लाइड।
शाश्वत आंसर सही है आपका, वेरी गुड। प्रत्युष उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। गौरव गलत है आंसर। अनिकेत सही है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बताओ। हाँ ठीक है, तो अनिकेत एंड शाश्वत ने आंसर निकाल लिया है। 3 मिनट का टाइम दिया था गाइस, आपके 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं वैसे। आप इसको ए वेक्टर मान सकते हो, इसको बी वेक्टर मान सकते हो। रूपाली वेरी गुड, सही है आपका आंसर। अब ए वेक्टर का अगर हम सबसे पहले मॉडुलस का बात करें तो 9 + 4 13 + 1 14, तो ये आएगा √14। बी वेक्टर के मॉडुलस की बात करें तो ये आएगा 4 + 1 5 + 1 6, √6। एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करने जाओगे, I - j + k। ऋतिक सही है, वेरी गुड। मिली आंसर गलत है। सिन्हा श्रेया वेरी गुड, सही है। सो नाउ यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करो, टाइम हो चुका है। -2 - 3 will give you -5 here. Then 1 - 6 will give you -5 here, and 1 + 4 will give you 5 here. So finally what do we have here? We have -5i cap plus 5j cap plus 5k cap, ठीक है। एंड फिर फॉर्मूला क्या कहता है कि आप इस वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे। अच्छा, इसका भी मॉडुलस कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। अब ये कितना हो जाएगा, 5² 5² 5², तो 3 × 5² हो गया ना एक तरीके से। 3 × 5² हो गया, तो 5 तो रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर √3 रह जाएगा। तो फाइनली साइन थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा, ये क्या है फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन दिस इनटू दिस, ठीक है। तो यहां तो ऊपर 5√3 है और यहाँ पे हमारे पास √14 इंटू √6 है। अब ऊपर नीचे से आप समझ सकते हो कि √3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा √2 बचेगा। और ये √2 और 14 जो है, 14 में भी √2 इंटू √7 आएगा, तो ये आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा 5/2 √7। 14 होगा √2 इंटू √7, तो 14 से एक √2 आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी एक √2 है, तो ये दोनों √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे और हमारा आ जाएगा 5/2 √7, ठीक है। मिली, आपने वेक्टर तो सही निकाला था, बट गलती कर दिए हो आप सिर्फ डिवीजन में। क्या ये चीज क्लियर है? अमाम, अदनान, प्रीति, अभिषेक, रोशन? यस सर। ओके, बस सिंपल क्या करना है, ट्राई टू रिमेंबर दिस, ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय ए का मॉड इंटू बी का मॉड, ये डिवीजन से आपको साइन थीटा मिल जाएगा। क्लियर? अगेन
ध्यान दो, कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी निकालने में हम डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प ले रहे हैं और ये ज्यादा बेटर अप्रोच रहता है। ओके, नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब वो जो वीडियो जो दिखाया था उसमें बोल रहा था ना कुछ पैरेललोग्राम, तो देखो ये इसका एक्चुअल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेक्टर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहता है कि the vector product of vectors a and b represents a vector whose modulus is equal to the area of parallelogram whose two adjacent sides are given by a vector and b vector। तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं और हम उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज या मॉडुलस वाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो अभी पैरेललोग्राम बना कैसे, अब क्योंकि हमने उस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स दिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कहने के लिए एक तो यहाँ भी आ गया और एक यहाँ भी आ गया, ए वेक्टर यहाँ आ गया। अब पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है दैट इज बेस इनटू हाइट, ठीक है, दैट इज बेस इनटू हाइट। तो इन्होंने क्या किया, इस लाइन इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ए वेक्टर के ऊपर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ए वेक्टर के ऊपर, या फिर ये कह सकते हो कि बी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है उस बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से हाइट ड्रॉ करने की कोशिश की, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो ये कहने के लिए मान लो अगर मैं इसका नाम दे दूं m, तो ये जो dm है, dm यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम की तरह काम करेगा। ठीक है, dm हमारा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम की तरह काम करेगा। और अगर आप देखो तो अल्टीमेटली हमारे पास बना क्या, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना है और इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स क्या है, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये मेरा DMA हो रहा है। ठीक है, तो DMA में ये मेरा थीटा हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब AD क्या हो जाएगा, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसको मैं सिंपली B लिख रहा हूँ। AM क्या हो जाएगा नहीं पता, AM हम A वेक्टर नहीं बोल सकते गाइस, AM तो कहने के लिए A वेक्टर के ऊपर AB लाइन के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है फिलहाल, राइट। एंड वी आर आल्सो नॉट कंसर्न्ड विद द लेंथ ऑफ AM, AM की लेंथ कितनी है उससे हम कंसर्न नहीं है। अभी हम फिलहाल कंसर्न किससे हैं, हम कंसर्न है हाइट निकालने में, और हाइट है हमारा DM। तो फिलहाल अगर हम इसको H मान ले और फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री लगाऊं, तो ट्रिगोनोमेट्री के अलोंग इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखो इन राइट, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा अगर लगाने की कोशिश करूं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है हमारा DM, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो वो है हमारा AD। ठीक है, अब DM की वैल्यू हमने H रखी हुई है और AD की वैल्यू B है, तो फिलहाल यहां से मेरे को H का वैल्यू कितना मिल गया गाइस, H का वैल्यू मिल गया D cos थीटा, H का वैल्यू मिल गया B cos थीटा, सॉरी B cos थीटा। ठीक है, अब जैसे मुझे ये हाइट की वैल्यू, हाइट मिल गया मुझे B cos थीटा, और मेरा बेस क्या है, बेस देखो परपेंडिकुलर किस पे बनाया, AB साइड के ऊपर बनाया, AB साइड के ऊपर बनाने के कारण मेरा जो बेस होगा उसका अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो वो तो मेरा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है ना, वो मेरा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है। तो फाइनली आप A वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज A को जब B cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अरे यार ये B cos थीटा क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ साइन थीटा लगाया और इधर मैं cos थीटा लिख रहा हूँ, कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है। H इज इक्वल टू B साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका इधर से A आया और इधर से आपका B साइन थीटा आया, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा AB साइन थीटा। एंड व्हाट इज दिस AB साइन थीटा गाइस, दिस AB साइन थीटा इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, द मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, इज दिस क्लियर।
क्या कहता है ये वेक्टर प्रोडक्ट? ये कहता है कि अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को हम दो वेक्टर मानेंगे तो उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी इक्वल टू द एरिया, उस दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, और वो हमने यहाँ पे एक सिंपल से प्रूफ से देख भी लिया। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स दिया जाएगा जिसको बोल दिया जाएगा कि वो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने दिया है, तो आप उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और फिर उसका मॉड कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उन दोनों का मॉड कैलकुलेट कर लोगे। रीजन क्या है भाई? क्योंकि एरिया की बात हो रही है और एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड कैलकुलेट करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? हरी अब टेल मी। अभिषेक समझ में आया क्या? ऋतिक? फॉर्मूला क्लियर करना है? देखो एक बार रीड करो तो अभिषेक क्या कह रहा है, ये रीड करो। ये कह रहा है कि अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो वो आपको एक ऐसा वेक्टर देता है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है, जहां पे उस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये कह रहा है कि अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो उस केस में जो आपको नया वेक्टर मिलता है तो उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसलिए यहाँ पे एडी की वैल्यू आप देख सकते हो, एडी की वैल्यू यहाँ पे बी लिखा हुआ है। डीएम हमारा हाइट है जिसको फिलहाल मैंने एच माना हुआ है, तो साइन थीटा लगाओगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, एच अपॉन बी हो गया तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, तो मेरे को पैरेललोग्राम का हाइट मिल गया बी साइन थीटा। और ये पैरेललोग्राम का जब आपने हाइट बनाया था तो बेस क्या बना? बेस हुआ ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस के लिए हम यूज करेंगे ए और हाइट मेरा हो जाएगा बी साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी साइन थीटा। एंड ए बी साइन थीटा एक्चुअली में क्या होता है? ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस होता है। ये आपका ए बी साइन थीटा जो है ये ए वेक्टर बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का प्रत्युष, यहाँ पे वी आर टेकिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, गॉस लॉ वगैरह यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो मैंने लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इधर भी आपको कहीं पे भी किसी तरीके से क्या ये वेक्टर दिख रहा है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
A vector, B is the magnitude of B vector, and sin theta will again be a scalar quantity. ठीक है, sin theta will be again a scalar quantity. बताओ. So कन्हैया, अभिषेक, now is it clear? फॉर्मूला कैसे आया? कन्हैया क्लियर है ये? ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो गाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड अगेन द लॉजिक विल बी द सेम. ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया. यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अगर h है तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे a sin थीटा हो जाएगी. और इस बार बेस क्या है? b है. तो यहाँ पे मेरा बेस है b और मेरा हाइट है a sin थीटा. ठीक है, a sin थीटा. तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? हाफ ab sin थीटा. तो इसीलिए यहाँ पे जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा हाफ ab sin थीटा. दिस इज नथिंग बट हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB. ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया जैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हाफ आपका क्या देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा. दैट्स इट, सिंपल. और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, राइट? एंड बेस्ड ऑन दिस अब जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. हरी अप. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन. Hurry up. Find the area of triangle ABC if position vectors of its vertices ABC are given. सोचो, हमको साइड्स चाहिए, दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए यहाँ पे ट्रायंगल के. तो ए बी सी, दो 3 पॉइंट दिए ना ट्रायंगल के, तीनों वर्टिसेस दिए. आप उसमें से कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स निकालो और कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को के कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो. कितना आ रहा है आंसर चैट में बताना. शाश्वत अनिकेत का आंसर सबसे पहले आना चाहिए. प्रत्युष का आंसर से पहले आया है. प्रत्युष सही आंसर है, वेरी गुड. हाँ गौरव, वही करना है. ए बी और ए सी निकाल सकते हो, या फिर ए बी और बी सी का पे भी कर सकते हो, या फिर ए सी और बी सी पे भी कर सकते हो. ये तीन एडजेसेंट साइड्स आपको पिक करना है.
सर आंसर देखिए ना। सही है आपका आंसर अनिकेत। अनिकेत, शाश्वत, आप लोगों का आंसर सही है। प्रीति, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, बस छोटी सी गलती हो रही है, चेक कीजिए। यहाँ पे अगर हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो कहने के लिए वो ओ बी या फिर ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो देखो वापस यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स यूज हो जा रहा है। गौरव, कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, चेक करो। अदिति राज, क्या आंसर होगा इसका? अच्छा ठीक है। श्रेया, आंसर बताइए जल्दी। ओके गौरव, ट्राई कर रहे हो, गलती बस अपनी आइडेंटिफाई करते रहना, ठीक है। अमाम अदनान, रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग। अगर हम ए बी ले रहे हैं तो हमारा इनिशियल पॉइंट ए हुआ, तो इसीलिए हमको अगला वेक्टर ए सी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ए बी ले रहे हैं तो हमारा अगला वेक्टर ए सी होना पड़ेगा। ये इट्स लाइक दिस। यहाँ देखो, ये ट्रायंगल में दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स थे, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कंसेक्यूटिव साइड से ट्रायंगल के, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी ने बी सी लिया हुआ है, अगर किसी ने बी सी वेक्टर कैलकुलेट किया है, तो उस केस में उसको उसके साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा बी ए वेक्टर। अगर किसी ने सी ए वेक्टर पहले कैलकुलेट किया था, तो उस केस में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सी बी वेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने ए बी लिख दिया है, तो ए बी लिखा है तो फिर मेरा ए सी वेक्टर आना चाहिए साथ में। अदनान, क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता है फिजिक्स में, कैसे निकाले फिर? मैकेनिक्स में ये सब मल्टीप्लिकेशन कैसे किए हो फिर? मैग्नेटिज्म में भी यूज होता है। जिन लोगों से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, आप लोग फिजिक्स में मतलब फेल कर रहे हो तब तो क्लियरली। क्लास 11 के स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बताई जाती हैं बेसिक मैथ्स के अंदर। गलत है आदित्य राज आपका आंसर। पैरेललोग्राम वाला क्या कहता है कि अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर पता होना चाहिए। और दोनों एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए। तो उस केस में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के टाइम पे अगेन हमारे पास दोनों साइड्स के दोनों एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स होने चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए एक तरीके से। दोनों एडजेसेंट साइड्स, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे यहां देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाफ ए सी है और यहाँ पे आपका ए बी है। तो ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही तो यहाँ दिख रहा है ना, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ए सी वेक्टर है, और बी वेक्टर क्या है आपका? ए बी वेक्टर है। तो एक्चुअली में इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने एक्चुअली में तो हाफ ए सी वेक्टर
क्रॉस ए बी वेक्टर का ही बात किया है ना, तो ये ध्यान में रखना आप सबको कि मुझे ए सी वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा फिर मैं उसका मॉड कैलकुलेट करूंगा। और ये तो फॉर्मूला का ये जो पार्ट है, दिस इज प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, यू कैन से दिस इज प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, जो प्रूफ मैंने पैरेललोग्राम में बताया था। जैसे इस केस में अब यहाँ पे हमको ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं कह रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसी से ना ए बी वेक्टर आएगा, तो मेरे को ये माइनस ये करना है। तो जब ये माइनस ये करोगे तो जे जे तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा के कैप माइनस आई कैप। सिमिलरली जब हम बात करेंगे एसी के लिए, एसी वेक्टर के लिए, तो उस केस में मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये कैलकुलेट करना होगा। और अब हम c माइनस ए करेंगे, तो आप देख सकते हो कि c वैल्यू इधर है, तो k प्लस आई माइनस आई माइनस जे, तो आई आई कट जाएगा, और यहां हमारे पास आएगा k माइनस जे, यहां हमारे पास आएगा k माइनस जे। फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर आ गया है, तो अब हमको कैलकुलेट करना है ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर। और इसके लिए आपको क्या बोला गया है, इसके लिए बोला गया है कि आप मॉड लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करो। यहां हम लिख देते हैं आई जे के। अब सबसे पहले ए बी की बात करें, तो ए बी में आई का वैल्यू है -1, जे नहीं है, के का वैल्यू है +1। एसी वेक्टर की बात करें तो उधर आई नहीं है, जे है -1 और के है +1। तो जब आप यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे आई कैप के अलॉन्ग, तो क्या आएगा 0 × 1, तो 0 ही हो गया, माइनस ऑफ -1, उसके बाद आता है -j, यहाँ पे फिर आएगा -1 × 1, तो आपका -1 हो गया, और फिर 0 आ रहा है। फिर आता है +k, तो +k में -1 × -1 आपका हो गया +1 -0। तो फाइनली मेरे पास वेक्टर क्या आया, ये तो अंदर प्लस हो गया, तो ये आई कैप, फिर यहाँ पे अगेन प्लस हुआ, तो ये बन गया आपका जे कैप, और ये भी प्लस है, तो ये आपका बन गया +k कैप। तो ये मेरे पास ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब जब ए बी क्रॉस ए सी आ गया, तो नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, this will be equal to half into cross modulus of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो हाफ तो हम बाहर रखेंगे, और अंदर अब हमको जो मॉड कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि i का कोफिशिएंट भी 1 है, j का कोफिशिएंट भी 1 है, और k का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हर जगह 1 का स्क्वायर ही चलेगा। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, √3/2। क्या ये समझ में आया आप सबको, सारा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा हो यहाँ पे समझाने के लिए, चेक करके बताओ, कहीं पे प्रॉब्लम है तो ये क्लियर करो गाइस। अदिति राज, पता चला आई थिंक आपने छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर किया होगा कुछ, एक्सेप्ट फॉर 3-4 स्टूडेंट्स, और किसी से भी ये बना नहीं है, तो आप लोग चेक करके बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ पे अभिषेक क्लियर है, अदिति सिन्हा क्लियर है, अदनान, अमाम, हर्ष, कन्हैया, मिली, प्रीति कुमारी, रोशन, शुभम विवेक, चेक करो। हमको ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे कहीं ना कहीं, या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने पहले वहां से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कैलकुलेट किया, फिर हमने ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, ठीक है।
और फिर हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए फिर उसे, अच्छा अभिषेक को लगा ए बी क्रॉस बी सी लेना है। अभिषेक लॉ कहता है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ये लोगे जिसमें आपका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो अगर आप ए बी क्रॉस बी सी लोगे तो एक का इनिशियल पॉइंट और दूसरा का फाइनल पॉइंट सेम हो रहा है, इसलिए आपकी गलती हो गई। अगर आप ए बी लिख रहे हो तो ए बी के साथ आपको ए सी लेना पड़ेगा, या फिर आप बी सी लिख रहे हो तो बी सी के साथ आपको बी ए लेना पड़ेगा। अगर आप बी सी क्रॉस बी ए करते तो आपको दिक्कत नहीं होती वहां, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, अमाम कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा आपके एंड से? सही यस और नो? अमाम आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो अभी निकालूंगा इसको, रिमूव अमाम। ठीक है, अमाम को निकालते हैं, ये ऐसे नौटंकी कर रहा है इधर, नाम के लिए रहता है बस। अच्छा, तो आई बिलीव ये दो तीन चीजों के साथ अब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सबके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने में होता है, वेक्टर ट्रायंगल के एरिया में हो जाता है, दो वेक्टर्स का ऐसे भी क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, हमारे पास अभी टाइम है लगभग 10 मिनट, तो 10 मिनट में हम प्रॉपर्टीज को जल्दी से डील कर सकते हैं। तो ये जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है, तो हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या होता है, तो एन कैप तो हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है, ये जो एन कैप है ये तो एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। तो ये जीरो नहीं हो सकता मतलब कि या तो ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा या फिर आपका साइन थीटा जीरो होगा, राइट। क्योंकि एन कैप जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट्स ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन क्लियर होता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो बचा क्या, बचा हमारे पास बाकी तीन चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही है, ए बी और साइन थीटा। अब गाइस अगर ए जीरो है इसका मतलब ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर होगा, या फिर अगर बी जीरो है तो उस केस में हमारा जो बी वेक्टर होगा वो एक जीरो वेक्टर होगा, या फिर साइन थीटा अगर जीरो है तो यहाँ पे आप जनरल सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, या फिर इधर तो आपको पता है कि साइन थीटा जीरो होने का मतलब थीटा क्या होगा, थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। अब आप सोचो एक चीज कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वो दोनों एंगल्स क्या है, कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन में, एक तरीके से कह सकते हो पैरेलल टू द सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन में है। और अगर उनके बीच में 180 डिग्री है तो इस केस में मतलब उनके बीच का एंगल जो है वो सीधा साधी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तभी जाकर ये एंगल 180 डिग्री बन रहे हैं। तो ये सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ये सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। बिकॉज जब पैरेलल होता है तो अगर लाइन सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0, और अगर लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर या तो पहला वेक्टर 0 होगा या तो दूसरा वेक्टर 0 होगा या फिर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ठीक है। या तो पहला वेक्टर 0 होगा या तो दूसरा वेक्टर 0 होगा या फिर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, तभी जाकर आपको, अब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा ना, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा तो आप जब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया छोटा सा एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
ये जो मान लो कहीं पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वहां पे ये जरूरत पड़ेगी। वैसे हमने इसको अवॉइड कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में, डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का तो ये सारी चीजें भी आएंगी। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 2। अब देखो आई कैप क्रॉस आई कैप, याद करो जब हम आई डॉट आई करते थे, जब हम आई डॉट आई करते थे डॉट प्रोडक्ट में, तो इनके बीच में एंगल कितना होता था? आई डॉट आई क्या होगा? आई का ये आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इनके बीच में जो एंगल होगा। अब हमें पता रहता है कि भाई यूनिट वेक्टर है, आई कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 और दोनों सेम है तो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। तो आई कैप डॉट आई कैप करते थे तो 1 आता था। अब यहीं पे जब हम आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो सेम लॉजिक आएगा, आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, इंटू एन कैप। अब यहाँ पे ये तो आपका 1 इंटू 1, अब साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, तो 0 इंटू 1 इंटू 1, तो लास्टली ये 0 हो गया पूरा वैल्यू। ये साइन 0 के कारण पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया, राइट, सिर्फ इसके कारण, क्योंकि ये होती है 0। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज यार जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होगा, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये अभी हमने देखा था, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 होगा, जे क्रॉस जे अगेन वैल्यू 0 होगा, के क्रॉस के अगेन वैल्यू 0 होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया जब दोनों सेम है। बट अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो अब क्या है कि अब हमें आई जे के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सोचना है। मतलब आई का जे के साथ, आई का के साथ, या फिर जे का आई के साथ, जे का के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या फॉलो करने के लिए बोला गया है? आपको बोला गया है कि यूज साइक्लिक सिस्टम। ये साइक्लिक सिस्टम क्या कहता है कि एक सर्कल के अलोंग हमने आई जे के को रख दिया सेम डायरेक्शन में। तो आई कैप का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जे का भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और के का भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब आपको आई क्रॉस जे करना हुआ तो आपका वैल्यू हो जाएगा के कैप। जब आपको आई क्रॉस जे करना हुआ तो आप उसी साइक्लिक डायरेक्शन में चल रहे हो ना। मान लो आपने आई से शुरू किया तो फिर अगला स्टेप क्या हुआ? जे, उसी डायरेक्शन में। तो वैसे ही अगर मूव करोगे तो अगला स्टॉप क्या आएगा? अगला स्टॉप आएगा के। तो इसलिए कहते हैं कि आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा। सिमिलरली जब जे क्रॉस के करेंगे तो जे से शुरुआत किया हमने, फिर के पे आए, के से आगे गए तो हमें मिला आई। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए कहते हैं कि जे क्रॉस के, मतलब यू डोंट हैव टू थिंक मच। यहाँ पे सिंपल अगर साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है उसी डायरेक्शन में तो फिर आपका आंसर पॉजिटिव होगा। बट वही अगर हमको साइक्लिक डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना पड़ गया, साइक्लिक डायरेक्शन के अपोजिट जाना पड़ गया, तो हमें साइन माइनस लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम आई क्रॉस जे कर रहे थे तो आई से जे हमारा सेम डायरेक्शन बन रहा था, तो उसका अगला स्टॉप था के, वो हमारा आंसर आ गया। फिर जे क्रॉस के किया तो जे से शुरुआत किया, आपका मूवमेंट देखो, जे के बाद दूसरी डायरेक्शन में के पे आया, तो इसलिए आपका रिजल्ट आ गया आई कैप, ठीक है। फिर हमारा है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, के से शुरुआत किया, उसी डायरेक्शन में हम मूव किया आई की तरफ, तो के क्रॉस आई हमारा क्या बन गया? के क्रॉस आई बन गया हमारा जे कैप, राइट। तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट इसको उल्टा कर देते हैं। मान लो अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन की जो बात कर रहा था, मान लीजिए कि मुझे कैलकुलेट करना है जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप कैलकुलेट करना है। तो यहां पे साइक्लिक ऑर्डर को देखो, हमने जे से शुरुआत किया, लेकिन अब हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो जब हम इस साइक्लिक ऑर्डर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे
तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जे क्रॉस आई किया तो अगला स्टॉप तो के बन रहा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ के कैप नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस के कैप। ओके, लॉजिकली ये सोच सकते हो कि जो डायरेक्शन हम जब एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज लिखी है, और वही जब मुझे क्लॉकवाइज लेना पड़ जाएगा डायरेक्शन तो मैं माइनस यूज करूंगा। जब मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूंगा डायरेक्शन तो मैं माइनस यूज कर रहा हूंगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको बोला गया आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, चैट में बताओ सब कोई, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? एंड के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा ये भी बताओ। आई कैप क्रॉस के कैप, सो रूपाली, मिली, प्रत्युष सही लिखे हो, अभिषेक रंजन गलत लिखे हो, प्रीति कुमारी सही है। माइनस जे यूज करना पड़ेगा यार। हाँ अभिषेक गलत आंसर दिया आपने, जे लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे, जब मैं कह रहा हूं आई क्रॉस के, तो हम आई से शुरू करके के की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरा डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। तो जब हम इसी को फॉलो करेंगे तो मेरा ये स्टॉप आया जे, तो यहाँ आप जे नहीं लिखोगे सिर्फ, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। सिमिलरली के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे के लिए हमने शुरुआत किया के से शुरुआत किया, और अब हमको जे की तरफ जाना है, तो जे की तरफ जाने के लिए मुझे कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना पड़ा? मुझे फॉलो करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करने के कारण हम कहां पे आएंगे? अगला स्टॉप, अगला स्टॉप होगा आई कैप, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे थे तो इसलिए हमको माइनस साइन यूज करना पड़ा। ठीक है, इसलिए मुझे माइनस साइन यूज करना पड़ा। क्लियर है? तो ये चीज वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में काम आती है। ठीक है, यहां से हमको डायरेक्शन मिल गया। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो गाइज अगर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर तीन वेक्टर्स हैं और लैम्डा, देखो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आप क्लास 8 में पढ़ते हो। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होता था कुछ इस तरीके का, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता था, या फिर ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी होता है आपका ए बी माइनस ए सी। तो ये क्लास 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है पहले चैप्टर में ही, वो वाली चीजें। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा, तो इस केस में जो है आपका क्रॉस है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी वेक्टर पे भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सी वेक्टर पे भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है। और दूसरा है जैसे अपन वहां करते थे ना डॉट प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो क्या उसमें चेंज आता था, सेम यहाँ पे भी लैम्डा टाइम्स जब हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो उस केस में आप चाहो तो लैम्डा को पहले ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आता है उसको बी के साथ क्रॉस करवाओ, या फिर आप बी वेक्टर के साथ पहले लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको ए वेक्टर के साथ क्रॉस करवाओ। दोनों में से आप कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो, राइट? ऑर्डर याद रखना भाई, ए वेक्टर पहले ही आएगा, कोई गलती से ये ना कर दे दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज अगर कोई करेगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर, ये चीज मत कीजिएगा। अच्छा, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी वैसे जो आपको पता होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेवर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। इनफैक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब करोगे
तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। माइनस क्यों, इक्वल टू साइन अगर लगाना चाहते हो तो माइनस करना होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन ओके। सो गाइस ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है प्लीज एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। कोई डाउट है किसी को इस वाली स्लाइड में? एनीवन? अदनान, अमाम, अभिषेक, कोई डाउट है यहाँ पे? सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वी मूव फॉरवर्ड। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना और यहीं से हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। एक्चुअली इट्स 12 o'clock and I need to reach the office by 12:30, so I need to end the session here. Kindly take this home question as homework। और साथ ही साथ एक और चीज है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसी के साथ वी विल हैव आवर नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीक में होगी, तो बीच में आपके पास टाइम मिलेगा, तो कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट एक्सरसाइज 10.4, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बिकॉज मंडे आई विल नॉट बी अवेलेबल, आपकी कल डीएसएस लेके मैं निकल जाऊंगा, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेंसडे को क्लास होगी, ट्यूसडे या वेंसडे को क्लास होगी, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा बीच में, ओके। यार एक पापा आए हुए हैं, थोड़ा सा किसी रिलेटिव की शादी में अटेंड करने जाना है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। मिलते हैं कल के ऑफलाइन डीएसएस में, देखते हैं कितने लोग आते हैं। वैसे मेरे पापा भाई, मेरे पापा पिताश्री गुवाहाटी से आए हुए हैं, मेरे पापा आए हुए हैं यहाँ पे एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए, और मुझे भी बुला रहे हैं। आज ही शाम को निकलना था, बट कल सुबह आपका डीएसएस रखा हुआ है, इसलिए कल सुबह निकलूंगा मैं। चलो, एंडिंग द सेशन हियर, बाय एवरीवन, टेक केयर।